जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के प्रकार में व्यंजन। इससे पहले हमने देखा था कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यंजन स्वर क्या है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, वो सब हमने देख लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है। क्या कहा हमने? व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वर के सहयोग से होता है। इससे पहले हमने स्वर का परिभाषा देखा था। उसमें हमने ये सीखा था कि स्वर जो है वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहता, उसका उच्चारण स्वतः अपने आप या फिर बिना किसी अक्षर वर्ण ध्वनि के सहयोग से हो जाता है। व्यंजन का हम देखेंगे तो व्यंजन का जो उच्चारण है स्वर के सहयोग से होता है। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अकेले नहीं होता व्यंजन कहलाता है। ठीक है, ये सब हम पहले ही क्लास से देखते आ रहे हैं। यदि कोई नया बच्चा है तो हमारा पहला वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि बार बार हमको वही बात बताने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, दूसरी बात हम इसी को अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि व्यंजन जो है परतंत्र वर्ण है। देखिए, स्वतंत्र और परतंत्र में अंतर होता है। ठीक है, स्वर के बिना वाले स्वर के बिना वाले सॉरी, यहाँ पे हमने स्वर लिख दिया है, यहाँ पे व्यंजन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे व्यंजन होना चाहिए। स्वर के बिना वाले व्यंजन को नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं। अब इस लाइन का मतलब समझिए। पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा क। ठीक है, ये मैंने क लिखा है। इसमें क लिखा हूं, इसका मतलब ये है कि इस क में स्वर निहित है या फिर स्वर के साथ ये क को लिखा गया है। यदि मैं इस क से स्वर हटा दूं तो मुझे इसके नीचे हलंत लगाना है और इस प्रकार मैं इसको बाहर लिखूंगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि स्वर के बिना वाले व्यंजन, ये व्यंजन है ना, ये व्यंजन। ठीक है, स्वर के बिना वाले व्यंजन को नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं। देखिए, ये सिंपली यदि आपको कहा जाए कि आप व्यंजन लिखिए, तो हमने यदि क लिखा तो क के नीचे आपको हलंत लगाना है, ख लिखा तो ख के नीचे हलंत लगाना है, ग लिखा तो ग के नीचे हलंत लिखाना है। इस प्रकार आप जो लिख ले ना, जो आप जो भी आप व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन का अर्थ यही होता है वो बिना स्वर का है ना। ये सामान्यतः व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन यदि हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि क को ऐसा लिखा जाता है ना, हमने कभी भी ख के नीचे हलंत नहीं लगाया। हलंत कब लगाते हैं? जब हम उसको आधा लिखते रहते हैं ना। आपको पता होगा, जब भी हम क का आधा करते हैं तो आधा करते बन जाता है, ग का आधा करना तो कुछ कुछ शब्द ऐसे जिसको आधा करते नहीं बनता, तो उसके नीचे हम नीचे हलंत लगा देते हैं। तो उसको हम आधा क, आधा ख, आधा ग और आधा ज भी कहते हैं। ठीक है, आधा क, आधा ख और आधा ज के भी नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये है। देखिए, स्वर के बिना वाले को हम हलंत लगा कर लिखते हैं, ये हो गया। अब देखिए, हल लगे वाले व्यंजन को हम हलंत कहते हैं। अब सीधे इस पॉइंट पर आ जाइए। हल लगे वाले व्यंजन को हम हलंत कहते हैं। हल लगे वाले व्यंजन को हम हलंत कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? हलंत। देखिए, हल लगे वाले को हम हलंत कहते हैं ना। तो जैसे हमने लिख लिया एक ख, ठीक है, ख के नीचे ऐसे हलंत लगा दिया तो ये हो गया हलंत हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमने ये ज लिख लिया, नीचे लगा स लिख लिया, स के नीचे ऐसा हलंत लगा दिया, तो इसको हम हलंत बोलते हैं। हलंत वाले व्यंजन या हलंत व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार जिस व्यंजन में स्वर लगा होता है उसको हम अजंत कहते हैं। जैसे ख, इसको हम अजंत कहेंगे। नीचे हलंत नहीं है क्योंकि इसमें स्वर आ चुका है। ये है ज, सॉरी ये मैं गलती से लिख लिया, इसमें नीचे हलंत इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, नीचे इसमें हलंत नहीं रहेगा, तो मैंने ये लिख लिया एक ग। सॉरी, फिर से वापस गलती हो गया, ये ऐसा लिख लीजिए ग। ठीक है, तो ये है हमारा अजंत। इस ग को काट लीजिएगा ना, वो लिखते समय मिस्टेक हो गया। इसका एक लाइन में मतलब समझिए कि हल लगे वाले व्यंजन को हम हलंत कहेंगे, और हल जिसमें नहीं लगे रहेगा, जिसमें स्वर मिलकर बनाएगा, उसको हम अजंत कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है। व्यंजन कुल कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं हम ये देखेंगे यहाँ पे। अब कलर चेंज कर लें, ठीक। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है ये देखना है। हमारे पास कुल व्यंजन की संख्या होती है 39, ठीक है। कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है, उसमें स्पर्श व्यंजन होता है 25, ठीक है। आगे हम सभी का डेफिनेशन देखेंगे कि स्पर्श क्या होता है ना। अंतःस्थ हमारे पास है 4, ठीक है। उष्म व्यंजन है 4, संयुक्त है 4 और द्विगुण है 2, ठीक है। इस प्रकार टोटल हमारे पास 39 व्यंजन आते हैं। जब हम व्यंजन पढ़ लेंगे, स्वर पूरा पढ़ लेंगे, आयोग पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम 12 खड़ी पढ़ेंगे, तब हमको समझाते बनेगा कि कहाँ से 52 अक्षर आ जाता है, ठीक है। चलिए, और कभी कभी आपको मूल रूप से पूछे जाएगा, है ना। मूल रूप से आपको पूछा जाता है कि कितने व्यंजन, देखिए यहाँ 39 लिखा है ना, कहीं कहीं आपको 33 भी मिलेगा, ठीक है। व्यंजनों की कुल संख्या 39 है, लेकिन केवल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 33। अब ये 33 क्यों है ये देखिए, ये जो द्विगुण व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन है, इतने को हटा दिया जाता है ना। अब इसको हटाया क्यों जाता है, क्या कारण है इनको हटाने का, 39 न करके 33 करते हैं, ये सब हम आगे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्वर से मिलकर बनने वाले व्यंजन का स्वरूप, स्वर से मिलकर बनने वाले व्यंजन का स्वरूप। तो हम सबसे पहले एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं कलम के का। ये है हमारा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं है। अब क्या कहा गया है कि स्वर से मिलकर बनने वाले व्यंजन का स्वरूप होता कैसे है, तो केवल एक हम एग्जांपल लेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। तो का, छोटे या की मात्रा का, बड़े या की मात्रा का, छोटे ई की मात्रा की, उसी प्रकार बड़े ई की मात्रा की, और ये कु, कु, के, कै, को, कम और ये कहा। ये देख लीजिए, स्वर से मिलकर व्यंजन का स्वरूप कुछ इस प्रकार बनता है। आप उसमें ख मिला लीजिए, ग लिख लीजिए, ज लिख लीजिए, य लिख लीजिए, जो लिख लीजिए, ठीक है। तो क से मिलकर कुछ इस प्रकार से आपका व्यंजन की परिभाषाएं बनती है, और कुछ व्यंजन आपको इस प्रकार देखने को मिलता है स्वर के बाद, है ना। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी स्वर के साथ अ लगाकर ही दिखाना चाहें तभी वो संपूर्ण व्यंजन कहलाएगा। ये आपका मूल रूप है, ये आपका मेन है। स्वर के साथ यदि हम व्यंजन बनाए तो कुछ इस प्रकार से व्यंजन बनता है। अब हम व्यंजन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा ना, और ये आपका बेस मान के चलिए। यदि ये क्लियर है तो आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि ये आपको क्लियर है तो और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पहले बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम व्यंजन के प्रकार में पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के प्रकार में हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। इसमें केवल पीला और ग्रीन व्हाइट ही अच्छा चलता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमको पढ़ना है स्पर्श व्यंजन 25। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा पढ़ लीजिए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा यहाँ हमको देखने को मिलता है। क्या है स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, तो ये देखिए, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा में है इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, ठीक है। ये देख लिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में, हाँ देखिए यहाँ पे हमने जीभ लिख लिया है ना, ये गलत है, ये जीभ गलत है, यहाँ पे आना चाहिए जीभ नहीं छूता, आपका हवा होता है ना इनके उच्चारण में। या फिर ये देखिए फ्रेश व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है मुख के किसी न किसी भाग को छूकर या रगड़ कर निकलती है, ठीक है। छूकर या रगड़ कर निकलती है, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए। स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को छू कर निकलना। तो जो नीचे हमने जो 25 व्यंजन लिखे हैं वो ऐसे व्यंजन हैं जो जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख के अंदर कहीं न कहीं किसी भाग को छू कर निकल जाती है।
उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब नीचे एक तालिका बना हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ लिखा है वर्ग, फिर लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, जब भी ये आपका बेस है, इसको याद रख लीजिएगा, आगे आपका बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम बोले या वर्ग बोले, जो भी बोलिए। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं कचट तप, इसको बोलते हैं कचट तप। अब ये क वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पहले वर्ण का जिसे पहले देखिए क वर्ग में ये 5 को शामिल किया गया है, क ख ग घ अंगा, केवल 5 को ही शामिल क्यों किया गया? क्योंकि इन पांचों का उच्चारण स्थान एक ही है। क्या कहा हमने? इन पांचों का उच्चारण स्थान एक ही है। उसी प्रकार इस च वर्ग में जहां से च से स्टार्ट होता है, ये च छ ज झ य, है ना, इन पांचों का उच्चारण स्थान एक ही है। ठीक है, उसी प्रकार ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये कचट तप हमने कहाँ से लिया? वर्ग के पहले अक्षर को, पहले वर्ण को हम कचट तप मानकर चलते हैं। ठीक है, जो ये नीचे 25 दिए गए हैं, ये इन्हीं को उच्चारण देखिए, क ख ग घ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध म, ये सबके उच्चारण में हवा जो है मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकल जाती है, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वर्ण बोले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये याद रखिएगा, बाद में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब मैंने इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखे हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। KTM2, देखिए KTMDO मतलब से इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप किसी दोस्त से आपको ATM मांगते हैं ना, कुछ काम रहता है तो आप आपके दोस्त से ATM मांगते हो, ATM2, है ना, तो ATM की जगह मैंने लिखा है KTM, ए की जगह बस K लिखा है और ये KTM। अब K से क्या तात्पर्य है ये देखिए, K से होता है हमारा कंठ। ठीक है, मैं यहाँ इस साइड में लिख देता हूँ, K से वर्ड होता है हमारा कंठ। इसे K का मतलब है कंठ। अब कंठ कहने का मतलब है कि क वर्ग के ये पांचों वर्ण का उच्चारण, क्या कहा मैंने? क वर्ग के इन पांचों व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है। बोल के देखिए, क ख ग घ अंगा, है ना, तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। उसी प्रकार मैंने लिखा है टी से, टी मतलब तालु। ठीक है, टी मतलब तालु, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद तालु किसको कहते हैं, मूर्धा क्या है, वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है, एम से मैंने लिखा है मूर्धा, एम से मैंने लिखा है मूर्धा। उसी प्रकार डी से होता है दंत और ओ से होता है होठ, होस्ट। ठीक है, ओ से होता है होस्ट। ठीक है, तो के से ऐसा चार्ट बनाइएगा और सबसे पहले लिखिए क ख ग घ अंगा च छ ज झ य। इस पांचों को लिखने के बाद, इन पांचों लाइन को, पांचों कॉलम को लिखने के बाद आपको लिखना है KTM2। इसका ये फायदा होगा कि के के सामने जितने भी वर्ण रहेंगे उसका उच्चारण कंठ से होगा। टी के सामने जितने भी टी के सामने जो लिखा होगा च छ ज झ य, इसका उच्चारण तालु से होगा। एम लिखा है ट ठ ड ढ ण, इसका उच्चारण होगा मूर्धा से। अब ये तो समझ गए कि KTM2 क्या चीज है। अब आपको समझना मेन है कि मूर्धा किसको बोलते हैं, है ना। तो मैं मुख का, वैसे तो मुझे बनाना नहीं आता, मैं मुख का कुछ स्थान बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये मैंने मुख बना लिया। अब कहाँ को कंठ बोलते हैं, कहाँ को क्या बोलते हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कंठ बना लिया और यहाँ पे मैंने बना लिया दांत। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया दांत। ध्यान से देखिएगा, मैं इसका उच्चारण स्थान या फिर मुख के किस भाग को क्या कहते हैं ये आपको भी बताने वाला हूँ। मुख के किस भाग का क्या नाम है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा होता है नीचे कंठ। आपके गले देखिए, अगर आपको इमेज में दिख रहा होगा तो मैं जहाँ हाथ रख रहा हूँ वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे कंठ होता है, ये है के कंठ। ठीक है, उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा यहाँ पे होगा। कैसे पहचानेंगे? देखिए, आपके नाक के नीचे, मुख गुहा के अंदर और नाक के नीचे का स्थान आपका मूर्धा कहलाता है। ठीक है, नाक के नीचे का स्थान मूर्धा कहलाता है। ये मैं एम लिख दिया हूँ। ठीक है, मूर्धा, सॉरी, हाँ, उसको हम मूर्धा कहते हैं। और एम कहाँ पे है? ट।
ट ठ ड ढ, ये बोल के देखिए ट ठ ड ढ। आपका जो जीभ है ना थोड़ा से राउंड होके, ठीक है, जीभ है थोड़ा से राउंड होके नाक के नीचे के हिस्से में जाके टकरा रहा है, उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। मेरे लिखने पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते जाइए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कंठ तो सबको पता है, जहाँ देखिए इमेज, अगर मेरा फोटो आप दिख रहा होगा तो इमेज में जहाँ पे मेरा उंगली रख रहा हूँ गर्दन, वो उसको हम कंठ बोलते हैं, ठीक है। कंठ ये जो है वैसे वैसे ये हमारा वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के ऊपर थोड़ा रहता है हमारा कंठ, ठीक है। उसके बाद मूर्धा, आप ट ठ ड ढ यहाँ बोल के देखिए आपका जीभ कहाँ जाके टकरा रहा है। ट ठ ड ढ ना बोलने से जो जीभ है नाक के नीचे के हिस्से को जाके टकरा रहा है, उस स्थान को बोला जाता है मूर्धा, ठीक है। अब बात आती है तालु की। तालु क्या होता है देखिए, च छ ज झ य। अब जैसे ही च छ ज झ य बोलते हैं, ठीक है, अब जैसे ही च छ ज झ य बोलते हैं तो ऊपर वाले जबड़े, जहाँ दांत का जड़ है ना, ऊपर वाले जबड़े में जहाँ दांत का जड़ है लगभग इस हिस्से में देखिए, है ना। अब बोल के देखिए च छ ज झ य, तो ऊपर वाले दांत की जड़ के आसपास का हिस्सा में आपका जीभ जाकर टकरा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं तालु, ठीक है, इसको हम बोलते हैं तालु, ठीक है। याद से यदि आप पेन कॉपी रहे तो बना लीजिएगा। उसके बाद है डी। डी से होता है दंत। दंत तो आपको पता है, ये है आपका दंत, है ना, ये है आपका दंत। लास्ट में आता है आपका होठ, ये होठ है आपके, है ना। अब देखिए दंत से कैसे उच्चारण करें, त थ द ध न बोल के देखिए, त थ द ध न बोलने पर आपका जीभ जो है ना, इंसान का जो जीभ है दांत के नीचे आके दबने को रेडी रहता है, त थ द ध न। या फिर हर उच्चारण में जो जीभ है दांत को जाकर टकरा रहा है, ऊपर वाले दांत को, नीचे वाले नहीं, त थ द ध न, देखिए कभी ऊपर कभी नीचे, मेनली ऊपर वाले दांत को जाकर टकरा रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका होठ आता है, वह से होठ लिखा हूं, प फ ब भ म। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं प वर्ग को, तो हमारे दोनों होठ आपस में चिपक जाते हैं, चिपकते हैं। फिर प, देखिए जब आप प बोलते हैं, है ना, तो यदि आप जब तक प फ ब बोल रहे हैं, यदि होठ को यदि आपने नहीं छोड़ा तब तक आपका हवा वहीं देगा। प बस बोल के रखिए और होठ को मत छोड़िए, रिलीज मत कीजिए। प बोलने के बाद थोड़ा छोड़ने के बाद जैसे ही प बोलते हैं और दोनों होठ को फैलाते हैं, तो हवा वहां से स्पीड से निकलता है और प वर्ग और प ध्वनि का उच्चारण होता है। इसी प्रकार प फ ब भ म, ठीक है। आई होप कि मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। सबसे पहले इस टेबल को और देख लीजिए। पहले वाले को वर्ग कहेंगे, है ना, वैसे तो मैं इसको वर्ग नाम लिख लिया हूँ, वैसे इसको वर्ग नहीं है, ये वर्ग इसको बोलेंगे, है ना। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग ना। प्रत्येक वर्ग के पहले अवर्ण को मैंने यहाँ लिख लिया है, ताकि ऐसे लिखा ही जाता है याद के लिए, कचट तप, क च ट त प, कचट तप याद करने के लिए, ठीक है। और यही इसका जैसे हमने लिखा है ना कचट तप, तो यही हमारे शब्दकोश का भी क्रम है ना। क ख ग अंगा, उसके बाद च छ ज झ य, उसके बाद ट ठ ड ढ न, फिर आता है त थ द ध न, फिर आता है प फ ब भ म। यही हमारे शब्दकोश का भी क्रम है। क के बाद ख आएगा, अंगा के बाद च आएगा, य के बाद ट आएगा, अणा के बाण के अणा के बाद त आएगा और न के बाद फ आएगा, है ना। ये हमारे शब्दकोश का भी उच्चारण का क्रम है, ठीक है। तो यहाँ मैं याद रखिएगा KTM2, के से पूरे कंठ। इस टेबल को याद रखिएगा, ये टेबल बहुत काम आने वाला है आने वाले समय में जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हमने स्पर्श व्यंजन देख लिया, और स्पर्श व्यंजन को हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि जो ये ख है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है। आप कैसे बताओगे ख का उच्चारण स्थान क्या है। यदि आपको यदि ये टेबल पूरा आपके माइंड में बसा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क सबसे ऊपर में रहता है, पहले वाले रो में है, और पहले वाले रो किसका है, के का है, के मतलब कंठ। उसके बाद आगे ड का पूछ लिया, इसका पूछ लिया, है ना। ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का उच्चारण स्थान ट ठ ड ढ न, ये म। उसके बाद आपको याद होगा KTM, ये तो थर्ड वाले का है ना, थर्ड रो का। थर्ड रो में हमारा है मेन, एम, एम से मिडिल, या मिडिल याद कर लीजिए, ऐसे मूर्धा इसका मेनली मूर्धा याद कीजिएगा, तो ड का स्थान मूर्धा से होता है। या इतना याद नहीं करना है तो आप हमेशा प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपको स्थान पता होना चाहिए, ठीक है। बोलने का स्थान बस आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको च बोले, जैसे आपका च बोला गया, है ना,
जैसे ही च च बोला गया तो दांत जो है, जीभ जो है दांत के ऊपरी हिस्से में जाकर टकराया और उस हिस्से को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, तो उसके उच्चारण संतालु हुआ। ठीक है, उसकी उसी प्रकार यदि ध कोई बोल दिया तो ध बोल के देखिए, तो ध ध वो जाके दांत से टकरा रहा है, जीभ जो है दंत से जाकर टकरा रहा है, तो ये दंत हो गया। ह बोलने पर तो समझ आ ही रहा है कि दोनों होंठ मिल रहा है, तो ये फ हो गया। फिर भी यदि कोई याद नहीं कर सकता, इस प्रकार यदि उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो इस टेबल को याद करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमको देखना है अंतःस्थ। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा स्पर्श व्यंजन। अब देखते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ मतलब बीच में, अंतःस्थ का मतलब होता है बीच में, बीच में। तो इनका उच्चारण स्थान, इनका मतलब अंतःस्थ का है ना, अंतःस्थ का उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। याद रखिएगा, य र ल व है ना, य र ल व। ठीक है, इन सब का जो स्थान है ना, य र ल व, इसका उच्चारण स्थान जो है स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है, इसलिए इसको अंतःस्थ कहा जाता है। उसके बाद अब देखिए, इस य को और इस व को अर्ध स्वर की परिभाषा संज्ञा दिया गया है। क्या दिया है, अर्ध स्वर, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में घुमा के कैसे पूछेगा ये देख लीजिए। यदि क्वेश्चन में पूछा गया कि य र व ल ये क्या चीज है, तो पहली बात तो ये अंतःस्थ है ना, मैंने एक में लिख दिया है, सही लिखना है, य र ल व ये अंतःस्थ है। यदि क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया कि इनमें से आपका, देखिए कुछ और मैं लिख लेता हूँ, ज य ड ह। अब ये पूछ लीजिएगा कि इनमें से अर्ध स्वर कौन से हैं, तो अर्ध स्वर ऑप्शन के, आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है य र ल व को। लेकिन इसमें और यदि एग्जामिनर खखोर के पूछेगा है ना, एकदम डीप में पूछेगा, तब कैसे पूछेगा देखिए, य र ल व। अब ऐसा डीप में पूछेगा कि इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है। यदि इस प्रकार से पूछा तब आपको य और व को बताना है, और य र ल व के साथ किसी और को मिक्स करके पूछ दिया है ना, ऐसा जोड़ी में, तब आपको इन चारों को अर्ध स्वर बताना है। लेकिन और ज्यादा डिटेल में पूछे तो य और व को आपको अर्ध स्वर बताना है। ठीक है, इतना देख लिए। अब र को देखिए, र को क्या कहते हैं, र आपका लुंठित है, लुंठित। ठीक है, लुंठित, लुंठित का मतलब होता है थोड़ा सा घूमना। र बोल के देखिए, आपकी जीभ जो है थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसको हम वर्तस से भी बोलते हैं। बाकी आगे इसका उच्चारण स्थान क्या है, एक चार्ट में पूरा हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, र को बोल के देखिए, र आप जैसे ही बोलते हैं है ना, र जैसे ही बोलते हैं तो आपका जीभ थोड़ा से राउंड ले लेते हैं। र र र बोल के देखिए, थोड़ा से जीभ आपका मुड़ जाता है। तो कभी भी इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा कि ल को लुंठित कर देते हैं। याद रखिएगा, ल लुंठित नहीं है, र लुंठित है। और जो ल है वो पार्श्विक है ना, जो ल है वो पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, आप ल बोल के देखिए, ल, इसमें भी थोड़ा सा जीभ मुड़ता है, लेकिन जीभ जहां से राउंड होता है उसके अगल बगल से हवा निकल जाता है। पार्श्व गायक नाम सुने हैं, पार्श्व गायक जो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं या अगल बगल में गाते हैं, मेन गायक के अगल बगल में बैठ के गाते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने गायक बना दिया, ये मेन गायक है, तो इसके अगल बगल में और गाने वाले होते हैं, इन्हीं को पार्श्व गायक बोलते हैं। उसी प्रकार जब हम ल बोलते हैं तो हमारा जीभ कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है और जीभ के इस हिस्से और इस हिस्से से हवा बाहर आ जाती है, इसलिए हम इसको पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतःस्थ व्यंजन। बाकी आगे अंतःस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है हम बाद में देखेंगे। हम मैंने वैसे लिख दिया है, वर्तस तालु दंतोष्ठ। वह बोल के देखिए, आपके दांत और होस्ट को मिला के बोला जाता है। वह बोलेंगे तो ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होठ, वह बोल के देखिए, वह है ना, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होठ मिलकर वह वर्ण का उच्चारण कर रहा है। इसी प्रकार य को देख लीजिए ना, य को देख लीजिए, यह तालु में है। य जैसे यह बोलते हैं तो आपका जीभ जो है दांत के ऊपर वाले हिस्से को जाकर टच कर रहा है, जो तालु का स्थान है। ठीक है, दूसरी बार हम र और ल में लिखे वर्तश। जब भी जीभ थोड़ा सा राउंड ले लेता है किसी वर्ण को उच्चारण के लिए, तब हम उसको वर्तस से बोलते हैं। ठीक है, आगे हम इसका और बाद में डिटेल में देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या क्या है। अगला हमारा प्रकार है उष्म या संघर्षी व्यंजन।
ऐसे वर्णों के उच्चारण में हवा गर्म ऐसे वर्णों के उच्चारण में हवा जो है मुंह को कहीं ना कहीं रगड़ता है, साथ में गर्म हवा निकलती है ना। श श ह, इनको बोल के ही देख लीजिए। हवा जो है मुंह को कहीं ना कहीं रगड़ रहा है, साथ में इनको उच्चारण करने से एक गर्म हवा निकलती है ना। श श ह बोल के देखिए ऐसा करके, है ना, तो आपको गर्म हवा पर समझ आ जाएगा। तो श श ह, ठीक है, ये है हमारा उष्ण संघर्षी व्यंजन। नाम से ही पूछा जाएगा उष्ण संघर्षी व्यंजन। उष्ण जैसे ही पूछे तो आपको गर्म हवा याद आना चाहिए, और संघर्षी कहने का मतलब वो रगड़ कर निकल रहा है। तो श श ह, तीनों स और ह हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसका उच्चारण स्थान भी हम बाद में एक टेबल फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट है हमारा व्यंजन में, तो एक और होगा ना, व्यंजन में ये होगा संयुक्त व्यंजन। जिस प्रकार हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे ना, संधि स्वर पढ़े थे, संयुक्त स्वर पढ़े थे, उसी प्रकार एक संयुक्त व्यंजन भी होता है। इसी प्रकार एक संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन क्या है देख लीजिए। दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। देखिए श, क्षत्रिय वाला ना, इसका मिलन क और श होता है। देखिए इसमें कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मैं इसको लिख कर बता देता हूँ। ये इस प्रकार है श। देखिए ये हम क कैसे लिखते हैं, क लिखते हैं तो थोड़ा सा ये राउंड लेता है, तो ये क का राउंड मान लीजिए, है ना, और ये श का ऐसा लाइन मान लीजिए। तो ये क और श मिलकर, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट पूछेगा कि श, है ना, श जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, या फिर ये किसका संयुक्त रूप है, ऐसा पूछेगा। तो दो वर्णों को मिलाकर बनाया गया है च को। उसी प्रकार त्र, त और र से मिलकर बना है। ज्ञ, ज और य से मिलकर, देखिए हम बचपन से इसको ज्ञानी पढ़ रहे हैं ना, हम बचपन से इसको ज्ञानी पढ़ रहे हैं, वास्तव में ये ज्ञानी है। देखिए ग कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ये ज और य से मिलकर बना है, तो कहाँ से ग की साउंड आ गया हमको पता ही नहीं चला, अभी तक नहीं पता चला कि कौन इसको ज्ञानी बोल के चला गया, है ना। जब कोई ये ज्ञानी है, यदि हम ज्ञान बोलते हैं तो वो ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा। ज्ञान विज्ञान नहीं होता, ज्ञान विज्ञान होता है। यदि आपको डाउट है तो आप गूगल में भी सर्च मारेंगे और इसको यदि प्रोनाउंसिएशन करेंगे गूगल में, उसमें भी वो ज्ञानी ही कहता है, ठीक है, ज्ञानी नहीं कहता। उसी प्रकार इस श्र को देखिए, श्र और रा, ये जो श्र है श्र और रा से मिलकर बना हुआ है। जो श्र है वो श्र और र से मिलकर बना हुआ। अब इसमें कुछ तथ्यात्मक बात जान लेते हैं। ये श्र है ना, श्र के नीचे कभी भी आपके इस प्रकार की मात्रा का उपयोग नहीं होता है। हाँ, श्र के नीचे कभी भी इस प्रकार री की मात्रा का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ये र है ना। र के नीचे कभी भी हम री की मात्रा का उपयोग नहीं करें। र री कैसे पढ़ेंगे उसको, र है ये र और ये हमारा री, ये दोनों एक ही साउंड देता है, इसलिए हम इसका उपयोग मात्रा के रूप में नहीं कर सकते। जब हम यहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ भी कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो र पहले से है, ठीक है, र यहाँ पहले से है। इसलिए कभी भी आप श्रृंगार देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, इसको हम सही मानेंगे। यदि ऐसा कोई लिख के दे रहा है तो आप उसको काट दीजिएगा। ये आपके कहाँ आएगा, ये आपके शुद्ध शुद्ध में आपको जानने में ये सहायता करेगा। याद रखिएगा, कभी भी श्र के नीचे री की मात्रा का उपयोग नहीं होता, और नहीं होने का कारण ये है कि री के नीचे र के नीचे री लिखने से कभी भी उसका उच्चारण हम एक साथ नहीं कर सकते, र री, है ना। कभी भी इसका मात्रा का हम कभी भी इस मात्रा का उपयोग मत कीजिएगा, और इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते, इसलिए ये करना पाप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ज्ञानी है, त और र है, तो यहाँ भी नहीं होगा, है ना। त्र में भी हम री के नीचे मात्रा उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी री लगा र लगा हुआ है, ठीक है। इतना बात समझ आ गया। तो ये है हमारा संयुक्त व्यंजन। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा संयुक्त वर्ण है। यदि मैंने ए लिख दिया तो, या फिर ए लिख दिया तो, या ओ और आओ, तो याद रखिएगा हमारे वर्णमाला में ऐसे 8 वर्ण हैं जो संयुक्त हैं। क्या कहा मैंने, हमारे वर्णमाला में ऐसे 8 हैं जो संयुक्त हैं, विजाति वाले। याद रखिएगा विजाति वाले। वैसा तो बड़े या छोटे या भी बड़े बड़े या बड़ा ई
बड़ा ऊ, ये भी हमारे संयुक्त कहलाएंगे, लेकिन वो सजाती है ना। लेकिन अगर विजाति की बात कहा जाए तो हमारे पास व्यंजन में श, त्र, य और श्र है। उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार ये जो है ना, ये भी हमारे क्या बोलते हैं इसके, हमारे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार टोटल 8 वर्णमाला में हमारे ऐसे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एक लास्ट देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हमारा व्यंजन आज खत्म हो जाएगा। इसके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श कर अचानक नीचे आता है। मूर्धा मतलब नाक के नीचे के ऊपर का हिस्सा अचानक नीचे आता है, और ये ट वर्ग आता है ना। और लगभग ट वर्ग को हम उच्छिष्ट वर्ग भी कहते हैं। जैसे ढ, बोलिए ड ढ, इन दोनों को बोलने पर है ना, इन दोनों को बोलने पर जीभ अचानक से मूर्धा को स्पर्श करके नीचे आता है। ठीक है, मूर्धा को स्पर्श करके नीचे आ जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और ट वर्ग को हमेशा उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। ट वर्ग में भी मूर्धा को स्पर्श करके नीचे आ जाता है हमारा जीभ, ढ और ढ। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कभी कभी 39 कहता है व्यंजन और कभी कभी कहता है 33। अभी 33 कैसे हुआ ये देखिए, है ना। अब 39 क्यों नहीं कहते और 33 क्यों कहते ये देखिए। सबसे पहले हमको पता है कि 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद 4 हमारे अंतःस्थ हैं य, र, ल, और उसके बाद है 4 हमारे उष्ण व्यंजन। ये क्या है, आपके स्पर्श है। ठीक है, ये आपके अंतःस्थ है, अंतःस्थ है, और ये जो 4 है हमारे उष्ण व्यंजन है। ठीक है, तो इन इतने को ही मिलाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 33। ठीक है, इतने को मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33। ठीक है, अब 39 क्यों नहीं कहते इसका बात जान लीजिए, है ना। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है 4 और पढ़ा है ना। 4 हमने क्या पढ़ा है, संयुक्त पढ़ा है। लेकिन ये 4 संयुक्त आया कहां से, पहले से इन 33 में से मिला के वापस 4 बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले से इन 25 में से किन्हीं 2-2 को मिला के 4 संयुक्त बना दिया गया। जैसे क्या बना गया, क प्लस श, ये क्या हो गया श, है ना। के बाद त प्लस र, ये हो गया हमारा त्र। जबकि ये त और ये जो र है पहले से इन 33 में शामिल है। ठीक है, पहले से इन 33 में शामिल है, इसीलिए कभी कभी इन सबको पूरे व्यंजन में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, क त्र लिखा है। उसके बाद ज्या, है ना, ज प्लस य, ये हम हो जाता है हमारा ज्या। ठीक है, एक और है श्रमिक वाला स्र, तो इसमें शक्कर का वाला है प्लस शक्कर के साथ ये रहा है, तो ये इस प्रकार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इन चारों को इसमें शामिल नहीं किया जाता 33 में। साथ में 2 हमने और पढ़े हैं, 2 तो यहीं पे है, ढ और ढ, क्योंकि ये ढ और ढ पहले से इन 25 में आ चुका है। इसका बस नीचे बिंदी लगा के इसको और बढ़ा दिया गया है, इसलिए इसका भी कभी कभी जोड़ने के लिए हम इसमें उपयोग नहीं करते। तो इन 4 इस संयुक्त को और इस उच्छिष्ट व्यंजन को छोड़ने पर 33 होता है, और यदि सभी को मिला देंगे तो ये 39 हो जाता है। ठीक है, अंतर समझ में आ गया कि क्यों 33 लिखते हैं और क्यों 39 लिखते हैं। 33 लिखने का कारण यही है कि 4 जो है जोड़ तोड़कर बना दिया गया है, इसलिए 33 से लिखते हैं। साथ में ड ढ को बढ़ाकर लिखा गया है, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। टोटल 6 वर्ण को छोड़ा जाता है। 6 वर्ण को छोड़ने पर ये 33 हो जाता है। लास्ट हमको यहाँ पे एक देखना था, मैं जल्दी आपको बताना भूल गया था। इस टेबल पे देखिएगा, इस टेबल पे देखिएगा, इस 5वें वाले जो वर्ण है ना, इस 5वें वाले वर्ग को हम बोलते हैं पंचमाक्षर। इसको बोला जाता है पंचमाक्षर। ठीक है, इसको बोला जाता है पंचमाक्षर, या फिर इसी को बोलते हैं नासिक के व्यंजन। याद रखिएगा, इनका जो उच्चारण है ड ढ ड ढ न, इसका उच्चारण नो डाउट कि इसका कंठ से है, यहाँ का तालु से है, न का मूर्धा से है, द का न का दंत से है और म का होठ से, लेकिन इनका उच्चारण आपके नाक से हवा निकलता है उसके सहयोग से ही होता है। आप म बोल के देखिए, बिना नाक से हवा निकाले आप म नहीं बोल सकते। उसी प्रकार न नहीं बोल सकते, ण नहीं बोल सकते, य नहीं बोल सकते और अंगा नहीं बोल सकते।
ठीक है। तो इस वजह से इसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। साथ में इसको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? इसको नासिक के व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आगे क्लास में हम समझेंगे, आज हमने पूरे व्यंजन खत्म कर लिए। ठीक है, आगे वाले क्लास में हम पूरे वर्णमाला का, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उसको फिर से कैसे वर्गीकरण करते हैं हम ये आगे के क्लास में देखेंगे। और आगे क्लास में और ये देखना है कि स्वर, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है ये देखेंगे। और शब्दकोश में कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, ये भी हम देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।